दोस्तों, दुनिया का एक ऐसा देश जिसके पास बेशुमार ऑयल भंडार है, लेकिन फिर भी आज उस देश की हालत यह है कि लोगों के पास पैसे नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं, अस्पताल खाली पड़े हैं, लाखों लोग देश छोड़ चुके हैं। ये कहानी है उस वेनेजुएला की जो लैटिन अमेरिका का एक देश है और जिसके पास आज तक के सबसे बड़े ऑयल भंडार है। 1920 से पहले वेनेजुएला एक गरीब देश था। मेनली इनकी जो इनकम होती थी वो कॉफ़ी और कोको जैसी फार्मिंग से होती थी। वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता और तानाशाही, इसकी वजह से उस देश की कोई खासी पहचान नहीं थी पूरी दुनिया में। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होने की वजह से मोस्ट ऑफ द ट्रेजरी वो खाली ही थी। लेकिन इसी समय देश की ज़मीन के नीचे बहुत सारा ऑयल मिलता है। 1940s में जुमाक्यू नाम की एक जगह है जहाँ पे पहली बार बहुत सारा तेल वहाँ पे मिला। उसके बाद 1920s में बोरोसो में भी ऑयल मिला और इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान वेनेजुएला की ओर कर दिया। और यही से इस देश का जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से बदल गया। उस समय वेनेजुएला में जुआन गोमेज़ की सरकार थी। एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक तानाशाही था। अब ज़मीन के नीचे इतना सारा तेल मिला, लेकिन एक्सट्रैक्शन के लिए चाहिए थे डीप ड्रिलिंग मशीन्स, जियोग्राफिकल सर्वेज़, रिफाइनरीज़, स्किल्ड इंजीनियर्स। अब ये सब चीज़ें जो थी ये इनके पास नहीं थी, जबकि यूएसए और यूरोपियन कंपनीज़ जो थी वो पहले से ऑयल बिज़नेस में एक्सपर्ट थी। तो इन्होंने क्या किया, फॉरेन कंपनीज़ को ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पे इनवाइट किया। 1920s में गोमेज़ ने पहली बार पेट्रोलियम लॉ लाया। इस लॉ के तहत कंपनी आसानी से ज़मीन लीज़ पर ले सकती थी और ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकती थी। उसने विदेशी कंपनियों को खुली छूट दे दी क्योंकि सरकार को क्विक मनी चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि 85 से 90% तक का जो रेवेन्यू है, वो पूरी तरह से विदेशी कंपनियाँ ले जा सकती थी और रॉयल्टी के नाम पे 10-15% ही वेनेजुएला के लोगों को मिलता था। ऑयल की प्राइसिंग कंपनीज़ तय करती थी। वेनेजुएला का कोई भी खास दखल इसमें नहीं था। कंपनीज़ बिना रोक-टोक तेल की एक्सपोर्ट कर रही थी। करेंसी जो थी वो बाहर ले जाने की भी छूट मिली थी। उस समय नेशनलाइज़ेशन का कंसेप्ट जो था वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। वेनेजुएला का ये कानून विदेशी कंपनियों के लिए एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी जैसे बना। 1920s में मोस्ट ऑफ द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो थी वो फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंड थी। सऊदी अरेबिया हो या फिर ईरान, इराक, इनकी भी सेम ही स्टोरी थी। फिर 1922 में बोरोसो में एक और ऑयल रिज़र्व मिला। इसके बाद विदेशी इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ गई। 1920 से लेके 1945 ये जो पीरियड था वो ये वर्ल्ड वॉर का पीरियड था। ग्लोबल ऑयल रिक्वायरमेंट जो थी वो पीक पे थी। वर्ल्ड वॉर, इंडस्ट्रियल एक्सपांशन, इन सब चीज़ों की वजह से ऑयल की रिक्वायरमेंट जो थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसके लिए यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ को एक चीप और रिलायबल रिसोर्स चाहिए था, जो मिला वेनेजुएला से। वेनेजुएला के पास मैसिव ऑयल रिजर्व्स थे, ईज़ी सी एक्सेस था और ये जियोग्राफिकली यूएस के काफ़ी करीब था। 1920 से लेकर 1935 के बीच वेनेजुएला जल्द ही वर्ल्ड के टॉप ऑयल एक्सपोर्टर्स में शामिल हो गया। 1920s में जो इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, थोड़ी स्लो थी लेकिन स्टेबल थी, वो अचानक से जब ऑयल डिस्कवरी हुई तो ऑयल की इनकम पे डिपेंड हो गई। तो देश में ईजिली पैसा आने लगा और जो गवर्नमेंट है उसने धीरे धीरे अपना ध्यान एग्रीकल्चर से हटा दिया। धीरे धीरे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कम होता गया। लोग खेती छोड़ के ऑयल कंपनीज़ में ऑयल रिग्स पे काम करने लगे। गांव खाली होते गए, भीड़ शहर की ओर जाने लगी। रोड्स, ब्रिजेस, सिटीज़ बनने लगी, अर्बन लाइफ बेहतर होने लगी। गवर्नमेंट ने चीप फ्यूल, सब्सिडाइज्ड फूड, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर ऐसे वेलफेयर स्कीम्स चलाई। लोगों की लाइफस्टाइल जो थी वो ईज़ी हो गई। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एकदम से हाई हो गया। 1970s आते-आते वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश हो गया। हालात ये थी कि उनकी जो पर कैपिटा इनकम थी, वो कई यूरोपियन कंट्रीज़ से भी ज़्यादा थी। लेकिन वही एग्रीकल्चरल सेक्टर कमज़ोर होता गया और जो ऑयल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो और स्ट्रॉन्ग होती गई। वहाँ की गवर्नमेंट छोड़ दिया, एग्रीकल्चर छोड़ो, उन्होंने तो बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी छोड़ दिया। देश की हालत ऐसी होती गई कि ये खुद का खाना उगाना ही भूल गए। ऑलमोस्ट सब जो था वो इम्पोर्ट पे डिपेंड हो गया। फ्री ऑयल से पैसा तो आया लेकिन सेल्फ रिलायंस कम हो गई। फ्री मनी कल्चर से लोग गवर्नमेंट पे डिपेंड होने लगे। प्रोडक्टिविटी घट गई। एजुकेशन प्रैक्टिकल नहीं था तो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई। खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं तो प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे कमज़ोर होता। ये देश धीरे धीरे तेल पे इतना डिपेंड होता गया कि तेल के बिना सरकार चलना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं। अब इसका रिवर्स इफेक्ट ये था कि जब भी ऑयल प्राइस गिरती तो लोगों की जॉब्स चली जाती, लोगों के पास पैसा नहीं होता, इन्फ्लेशन बढ़ता और क्राइसिस शुरू हो जाती। इकोनॉमी ऑयल पे पूरी तरह से डिपेंड होने के कारण ये शॉक प्रूफ नहीं बन पाई। मतलब जब भी ऑयल प्राइस गिरी, इनकी इकोनॉमी भी गिरती चली गई। इन सब रीज़न से आम आदमी जो था वो बहुत परेशान था। इस वजह से लोगों के बीच गुस्सा बढ़ता चला गया। अब इन सब के बाद आता है ईयर 1992 और आते हैं ह्यूगो चावेज़, जो खुद एक आर्मी ऑफिसर थे, गरीब परिवार से थे लेकिन वो आम जनता की नाराज़गी को समझते थे। तो ह्यूगो चावेज़ ने कार्लोस एंड्रेस पेरेस की सरकार के खिलाफ सैन्य विद्रोह कर दिया। विद्रोह तो फेल हो गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन यही इससे कहानी बदलने लगी। जेल जाने से पहले उन्होंने टीवी पर कहा, पोर अहोरा, ये एक लाइन
जिसने उन्हें एक हीरो बना दिया। हो राहुरा, इसका मतलब यह है कि हम अभी के लिए असफल हुए हैं, लेकिन युद्ध अभी बाकी है। यही लाइन जनता के दिल में बैठ गई और वो जनता के हीरो बन गए। फिर 1998 में वो जेल से बाहर आए और राजनीति में एंट्री कर दी। जनता पहले से ही महंगाई, भ्रष्टाचार और अमीरी गरीबी जैसे मुद्दों से परेशान थी। उन्हें चावेज़ जैसा एक फेस मिल गया। चावेज़ ने कहा, वेनेजुएला का तेल अमेरिका और अमीर लोगों ने लूट लिया है और ये जो तेल है मैं जनता को वापस देने आया हूँ। जनता को अमीर, अमेरिका और विदेशी कंपनियों जैसे दुश्मन दे दी और 1998 में चुनाव जीत के वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। सत्ता में आने के बाद चावेज़ ने खुद टीवी पर आलो प्रेसिडेंट शो के जरिए घंटों लाइव भाषण दिया, नारे लगाए, वादे किए। उसने तेल से आने वाली कमाई सीधे फ्री शिक्षा, फ्री इलाज और सब्सिडी में लगा दी। मतलब जो गलती पहले के लोगों ने की वही गलती फिर से चावेज़ ने कर दी। सत्ता में आने के बाद 1999 में उसने नया संविधान लाया। उसने राष्ट्रपति की शक्ति बढ़ाई और ये कानून बनाया कि वो बार बार इलेक्शन लड़ सकता है। धीरे धीरे लोकतंत्र कमज़ोर होता गया, विपक्षी दलों को दबाया गया, गवर्नमेंट संस्थाएं कमज़ोर होती गई। सब कुछ ह्यूगो चावेज़ के अंडर में आ गया, लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसी की भी नहीं थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि प्राइवेट कंपनीज बंद होती गई, करप्शन बढ़ा और धीरे धीरे ऑयल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कम होता गया। फिर 2013 में चावेज़ की मौत होती है और सत्ता में आते हैं निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो के पास चावेज़ जैसी जनता पे पकड़ नहीं थी, ना इकोनॉमी हैंडल करने का कोई एक्सपीरियंस था। उसने चावेज़ की सोशलिस्ट पॉलिसीज़ जो थी वो कंटिन्यू रखी, जैसे ऑयल सेक्टर पर स्टेट कंट्रोल, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन और लार्ज वेलफेयर स्कीम भी इम्प्लीमेंट किए। शॉर्ट में बोलूँ तो लोगों को सब कुछ फ्री में देना शुरू कर दिया, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ और इकोनॉमी धीरे धीरे अंदर से पूरी तरह से कमज़ोर होती गई। अब आता है साल 2014, जहाँ पे ग्लोबल ऑयल प्राइस जो है वो क्रैश हो जाता है। इसकी कई वजह थी। यूएसए में शेल ऑयल रिजोल्यूशन हुआ। नई टेक्नोलॉजी से यूएसए बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस करने लगा। 2010 से लेकर 2014 तक यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग देश बन गया। अब दूसरे देश जो थे वो भी ऑयल प्रोडक्शन कर ही रहे थे। अब इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया में ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगा, उसके जो खरीदार हैं वो कम होते गए। इसके बीच मिडल ईस्ट की जो कंपनीज़ हैं, जब मार्केट में ऑयल सस्ता होता था तो ऑयल प्रोडक्शन घटा देती थी ताकि ऑयल का जो प्राइस है वो कंट्रोल में रहे। लेकिन इस बार ओपेक कंपनीज़ ने ऑयल प्रोडक्शन घटाने की जगह और बढ़ाया ताकि यूएसए की जो शेल कंपनीज़ है उन्हें मार्केट से बाहर किया जाए और जो मार्केट शेयर है वो उन्हीं के पास रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि मार्केट में ऑयल प्राइस वॉर शुरू हो गया। 2010 में जिस बैरल की प्राइस $100 पर बैरल थी, उसी की प्राइस 2014 आते आते $30 पर बैरल रह गई। और यही वो साल था जिसने वेनेजुएला की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। वेनेजुएला की इकोनॉमी जो 95% ऑयल बेस्ड थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कोई इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं था तो कोई टैक्स इनकम भी नहीं हुआ, डॉलर आना बंद हो गया। डॉलर नहीं तो इंपोर्ट नहीं हो पाया। फूड, मेडिसिन जैसी बेसिक चीज़ें भी इंपोर्ट पे डिपेंड थी। इनकी खुद की कोई प्रोडक्शन थी ही नहीं, जिसकी वजह से आम चीज़ भी इंपोर्ट पे डिपेंड थी। सोचिए 2014 में वेनेजुएला की इन्फ्लेशन रेट 60% से ऊपर चला गया था, जबकि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट उस समय पे 8.7 था। अब हालत ये थी कि इनकम हो नहीं रहा और जो लोग हैं जिन्हें फ्री की चीज़ों की आदत पड़ चुकी है, उनकी ज़रूरतें तो पूरी करनी ही थी। अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मादुरो ने बहुत ही बचकाना फैसला लिया। उसने सेंट्रल बैंक को अपने अंडर ले लिया और पैसा छापना शुरू कर दिया। अब ये जो फैसला है वो इन्हीं पे बैकफायर कर गया। देखिए, कोई भी देश ऐसे कोई पैसा नहीं छाप सकती। इसके लिए उस पैसे के अगेंस्ट कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। जैसे इंडिया में अगर आपके पास 100 रुपये है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना सोना जो है, 100 रुपये का सोना जो है वो गवर्नमेंट को दिया है और उसके बदले गवर्नमेंट से 100 रुपये ले लिए हैं। मतलब जब भी आप चाहेंगे वो 100 रुपये जो है वो गवर्नमेंट को लौटा सकते हो और उतने ही प्राइस का जो गोल्ड है, जो आज के समय में रेट है, उतना गोल्ड आपको मिल सकता है। लेकिन वेनेजुएला का जो केस है वो पूरी तरह से अलग था। उन्होंने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ऐसे ही बिना किसी बैकिंग के पैसे छापना शुरू कर दिए। इसका बैकफायर ये हुआ कि समझो अगर सुबह आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिल गई तो शाम आते आते उस सैलरी की वैल्यूएशन जो है वो आधी रह जाती थी। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा आने के कारण अचानक रातों रात महंगाई कुछ जैसे रॉकेट लग गया और इन्फ्लेशन रेट जो है वो 1 लाख% से ऊपर चला गया। इंडिया में उस समय 8.7% इन्फ्लेशन रेट था और वहाँ पे 1 लाख से ऊपर हो गया था। हालत तो तब खराब हुई जब 2019 आते आते ये जो इन्फ्लेशन रेट है वो 1 लाख से 17 लाख% तक चला गया। इसका मतलब ये है कि आपको एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए बोरी भर के पैसा ले जाना पड़ता था। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना सारा पैसा लेके गए और आपको वो मिल जाए। अगर मिला भी तब भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो जो पैकेट है वो सेफली आप घर लेके जा सकते हो, क्योंकि रास्ते में ही उसे कोई और लूट लेता था। ऐसी फूड क्राइसिस वहाँ पे आ चुकी थी।
70 लाख से ज़्यादा लोगों ने देश छोड़ दिया। अब ऑयल प्राइसेस क्रैश होना ये एक ही वजह नहीं थी। कुछ समय पहले मादुरो सरकार ने डी-डॉलराइज़ेशन भी शुरू कर दिया था। मतलब उसने ऑयल बेचने के लिए डॉलर को छोड़ के और दूसरी करेंसीज़ में ट्रेड करना शुरू कर दिया और इससे यूएसए भी नाराज़ होने लगा, क्योंकि यूएसए को डॉलर का जो डोमिनेंस है वो पूरी दुनिया पे कायम रखना है। तो यूएसए ने वेनेजुएला की जो स्टेट ऑयल कंपनी है उसे यूएस फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर दिया। मतलब वेनेजुएला जो है वो अभी डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाएगा। यूएसए ने ऑयल एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया, फाइनेंशियल एक्सेस रोक दी, वेनेजुएला के टैंकर्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया, जिससे वेनेजुएला का जो फॉरेन रेवेन्यू था वो पूरी तरह से टूट गया। यूएस ने मादुरो सरकार और उनके अलाइज पर भी सैंक्शंस लगा दिए। यूएस का मानना ये था कि मादुरो सरकार ने इलेक्शंस में फ्रॉड किया है, विपक्ष को दबाया है और जो लोकतंत्र है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अब इन सब के बीच यूएसए ने मादुरो सरकार को तो मान्यता नहीं दी, लेकिन उनके जो अपोजिशन लीडर थे जुआन ग्वाइडो, उनको लेजिटिमेट लीडर मान लिया। सैंक्शंस, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस, बैन्स, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, इन सब ने वेनेजुएला की जो फॉरेन पॉलिसीज़ थी उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसी बीच यूएसए ने 2020 में मादुरो को नार्को टेररिज्म चार्जेस के तहत दोषी मान लिया। अमेरिका के मुताबिक मादुरो के लिंक्स जो है वो ड्रग कार्टेल्स के साथ जुड़े हुए थे, जो यूएसए में ड्रग्स स्मगल करते थे। यूएसए ने मादुरो की गिरफ्तारी पर $15 मिलियन का इनाम भी घोषित कर दिया। इसके चलते 2020 में ऑपरेशन गाइडेंस के चलते कुछ एक्स अमेरिकी सैनिकों ने मादुरो को पकड़ने की नाकाम कोशिश की और अब इंटरनेशनल न्यूज़ में ये आ रहा है कि 3 जनवरी 2026 को यूएसए ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्यूशन चलाया और उसमें मादुरो और उसकी जो वाइफ है सिलिया फ्लोरेस, उसको वेनेजुएला की कैपिटल जो है कैराकस, वहाँ से गिरफ्तार किया है। उसी रात अमेरिका की फोर्सेस ने मादुरो और उसकी वाइफ को न्यूयॉर्क लाया और अब वो फेडरल चार्जेस को फेस करने वाले हैं। फिलहाल वो ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में है, ऐसा कहा जा रहा है। इस पूरी घटना के वैलिडेशन और ट्रुथ को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सी डिबेट चल रही है। इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएसए की ये जो कार्रवाई है वो बिल्कुल भी लेजिटिमेट नहीं है। वेनेजुएला की सरकार ने तो इसे सीधे सीधे किडनैपिंग कहा है और कुछ देश जैसे चीन, रशिया, इन्होंने भी इसे क्रिटिसाइज़ किया है। फिलहाल तो ये जो जानकारी है वो पूरी तरह से न्यूज़ आउटलेट्स और रिपोर्टिंग पर आधारित है। जो कुछ भी हो, अगर ये बात सच है तो इसके पीछे यूएसए के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से पहला है कि जो डॉलर का डी-डॉलराइजेशन हो रहा है उसे रोकना, दूसरा वेनेजुएला के ऑयल पर टोटल कंट्रोल, तीसरा जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसका कहीं ना कहीं जो लिंक है वो एलन मस्क और यूएसए की बहुत बड़ी बिजनेस लॉबी को जोड़ती है, जो वेनेजुएला में रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं उससे हो सकता है। इस सब में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है यूएसए की बिजनेस लॉबी को है, जिनको इस रेयर अर्थ मेटल्स का सीधा फ़ायदा होगा। जो कुछ भी हो, यूएसए जैसे देश डॉलर को बचाने के लिए और अपना इन्फ्लुएंस दुनिया पर कायम रखने के लिए ऐसी जो राजनीतिक उठापटक है वो करती रहती है। हालांकि ऐसी राजनीतिक उठापटक जो है वो आप इंडिया के आसपास के देशों में भी देख सकते हो। रीजंस भले ही अलग अलग हो, लेकिन उनका जो मेन एम है यूएसए और डॉलर का जो डोमिनेंस है वो पूरी दुनिया पे कायम रखना है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।